गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते हैं किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, पर किसी पर अंधविश्वास करना बहुत ही गलत बात है। दोस्ती का सिला इस तरह से मिलेगा, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। फोटो में आप जिस लड़की को देख रहे हैं, इनका नाम है मोनिका यादव, और जिस लड़के को देख रहे हैं, इसका नाम है सुरेंद्र सिंह राणा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोनिका यादव के बारे में। एक्चुअली इनका मर्डर हो गया था और 2 साल तक इनके घर वालों को पता तक नहीं चला। 2 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि इसका मर्डर हो चुका है। पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों? तो पूरा मुद्दा ये है कि जो मोनिका यादव है, ये एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, मेधावी छात्र थी, टॉपर रही हैं और हमेशा से ये पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे रही हैं और इनका मन पढ़ाई में बहुत लगता रहा था। 2014 में इनका सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर। फिर ये पीसीआर यूनिट में इनकी तैनाती होती है। फिर ये 2018 में सुरेंद्र सिंह राणा से मिलती है। दोनों एक ही यूनिट में काम करते हैं। तो जनरली होता है ना कि जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो कलीग होते हैं उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, बातचीत होने लगती है। और ये अभी शादीशुदा भी नहीं थी, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो सुरेंद्र सिंह राणा है ये इनके प्रति आकर्षित हो गया। और इनकी पोस्ट क्या थी मोनिका यादव की? इनकी पोस्ट थी कांस्टेबल की। और जो सुरेंद्र सिंह राणा है, इसकी क्या पोस्ट थी? तो इसकी पोस्ट थी हेड कांस्टेबल की। जाहिर सी बात है कि इसकी थोड़ा बहुत दबदबा था कांस्टेबल लोग के ऊपर, जो ये सुरेंद्र सिंह राणा है। तो इसने क्या किया, सुरेंद्र सिंह राणा ने मोनिका यादव का साथ देना शुरू कर दिया, उनका फेवर लेना शुरू कर दिया। जैसे कोई बात होती है ना कि अरे तुम क्या काम करोगे, रहने दो, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ, किसी और से करवा लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे, तुम बैठो, तुम अपनी पढ़ाई करो या तुम कुछ और काम करो। इस तरीके से इनका फेवर करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमारे फेवर में काम करेगा तो हमें अच्छा तो लगेगा ही। धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप गहरी होती जाएगी। तो यही चीज इनके साथ भी हुआ। ये दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। फिर समय आता है 2020 का। 2020 में मोनिका यादव जी का सिलेक्शन हो जाता है यूपीएसआई में। पर ये एसआई की पोस्ट ज्वाइन नहीं करते। इनको ये लगता है कि यार मैंने एक अटेम्प्ट में दिल्ली कांस्टेबल निकाल दिया, एक अटेम्प्ट में दिल्ली यूपीएसआई निकाल दिया, तो क्यों ना मैं यूपीएससी के लिए ट्राई करूं। अब मैं एसआई की पोस्ट ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ यूपीएससी के लिए ट्राई करने, और क्यों ना सीधा मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, इनको ये लगता है। फिर ये क्या करती हैं, अपनी सारी पोस्ट से रिजाइन दे देती हैं और ये कहते हैं कि मेरी फैमिली जो बहुत सपोर्टिव है, मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट से रिजाइन दे दिया। जो एसआई की पोस्ट इनके निकले थे उसको इन्होंने ज्वाइन नहीं किया और सीधा ये चले गए दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहाँ लाखों एस्पिरेंट अपने सपने को पूरा करने के लिए जाते हैं। वहीं ये भी चली गई और इन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। फिर ये जो भाई साहब थे, जब इनसे दूर हुए थे, इनसे दूरी बर्दाश्त हुई नहीं, ये इनको फोन करते थे। अब ये क्या हुआ, जब ये पढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है, ये टॉपर थी, मैंने आपको पहले बताया कि टॉपर थी। तो इन्होंने क्या किया, इनका फोन उठाना छोड़ दिया, धीरे धीरे करके कम फोन उठाती थी। जैसे ये 10 बार करते थे तो एक बार फोन उठाती थी, क्योंकि इनको अपनी पढ़ाई देखनी थी। ये अपनी जॉब छोड़ के आई थी, जाहिर सी बात है कि जो अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है तो अपने पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देगा ही। तो इनको ये लगा, जो मोनिका यादव है, कि हम यार मैं पूरा टाइम दे के पढ़ लूँ अच्छे से, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बाकी चीजें चलती रहेंगी लाइफ में। फिर ये सुरेंद्र सिंह राणा से झेला नहीं गया, और ये मैक्सिमम लोगों से झेला नहीं जाता है कि जब कोई लड़के उनका फोन ना उठाए। तो भाई साहब सुरेंद्र सिंह राणा पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। अभी इस बातचीत होती है। फिर आप सभी को पता है कि जैसे होता है ना कि तू तो मैं में हो जाती है, बहस हो जाती है, इसी तरीके की कंडीशन बनती है। फिर ये क्या करते हैं, जो मोनिका यादव जी इनको बुरारी लेके जाते हैं और बुरारी में ही मोनिका यादव का मर्डर कर देते हैं। एक हाथ से हाथ पकड़ते हैं उसका और एक हाथ से गला दबा देते हैं, और इतना तेजी से गला दबाते हैं कि दोबारा उसकी आवाज तक नहीं निकलती है। और जब इसका मर्डर कर देते हैं तो मर्डर करने के बाद इसको नाली में डंप कर देते हैं, इनकी बॉडी को। और नाली में डंप करने के बाद यहाँ पे पूरा उसको ढक देते हैं, इस तरीके से मिट्टी उट्टी डाल देते हैं, पत्थर उत्थर डाल देते हैं। पूरा वहां पे जाके जाम हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 साल तक ये इसके घर वालों को, मुनके यादव जी के घर वालों को पढ़ाता रहता है कि मुनके यादव तो किसी और के साथ शादी करके भाग गई है, इसलिए वो आप लोग से बात नहीं करना चाहती है, शर्मिंदा है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें 2 साल तक लगातार पढ़ाता रहता है। फिर क्या करता है, जब उसकी फैमिली फोर्स करती है कि बात तो करा दो, एक बार बात तो कराओ, और मान लीजिए अगर उसने गलती कर भी दी तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। इसकी फैमिली इतना सपोर्टिव थी मुनके यादव की। उनकी फैमिली ने कहा कि अगर उसने शादी कर भी ली तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लाइफ है, जैसे चाहे वैसे रहे, जिससे चाहे उससे शादी करे, बस घर आ जाए, हम लोग से बात तो करे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमसे बात नहीं करे, हमने ऐसे क्या गलती कर दी है? उसने शादी कर लिया, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर हमसे बात तो करे यार, हमारी औलाद है, ऐसे कैसे चलेगा? तो बात करे कहाँ से, जब इन्होंने पहले उसका मर्डर कर रखा है, सुरेंद्र सिंह राणा ने उसको मार डाला, तो ये बात कराएगा कहाँ से? अब क्योंकि ये दोनों दोस्त थे तो ये फैमिली में भी आता जाता था, तो फैमिली वाले भी इसको ठीक ठाक मानते थे। होता ना कि जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये तो दोस्त है, और इसी से पूछो कि कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, इस तरीके की चीजें। तो इसी से फैमिली वाले पूछ रहे थे इसके कि मोनिका यादव कहाँ है, क्या कर रही है, इस तरीके से। तो ये भाई साहब घुमाता रहा 2 साल तक फैमिली वालों को। जब मोनिका यादव की फैमिली ने और जोर डाला और प्रेशर डाला कि बताओ कहाँ है, क्या मुद्दा है, तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो मोनिका यादव की पहले की कॉल रिकॉर्डिंग थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, खाना खा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी, इस तरीके की जो चीज थी, रिकॉर्डिंग करके रखा था पहले से ही। तो इसने वही चीज सुनाना शुरू कर दी इसके घर वालों को। फिर होता है ना कि आप तो रिकॉर्डिंग पे कॉल पे कितना भी सुनाओ, कभी कभी ये लगता है कि यार नहीं, हम पूछ कुछ रहे हैं और सामने वाला बोल कुछ और ही रहा है, तो ये चीज मिसमैच हो जाती है। तो यहाँ पे सारा मुद्दा खुलता है, जो मोनिका यादव की बहन थी उसकी वजह से। कहते हैं कि कभी कभी एक इंसान की समझदारी की वजह से पूरा मुद्दा खुल जाता है। तो ये मोनिका यादव जी की जो बहन थी, उन्होंने समझदारी दिखाई। उनका ये कहना था कि चलो दीदी ने कुछ भी किया,
वो ठीक है, दीदी सबसे बात नहीं करे वो ठीक है, लेकिन दीदी मुझे इतना ज़्यादा मानती थी, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि दीदी हमसे बात नहीं करेंगी। और किसी से अगर बात नहीं करती दीदी तो कम से कम मुझसे बात करती। दीदी अगर किसी को कुछ नहीं बताती तो कम से कम मुझे बताती। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दीदी ने कुछ किया और मुझे बताया नहीं। दीदी ने शादी कर ली, इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इनकी बहन को डाउट होना शुरू हो जाता है जब धीरे-धीरे करके 2 साल बीत जाता है और इनकी बहन इनसे बात नहीं करती है। तो इनकी बहन जाती है दिल्ली, दिल्ली के कमिश्नर से मिलती है। उनको ये सारा मुद्दा सुनाती है कि ऐसी-ऐसी बात है ये, और फिर वो भाई साहब कमिश्नर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है कि हेड कांस्टेबल होके जब इतना बड़ा खेल रच सकता है, तो कांस्टेबल होकर के इतना बड़ा खेल रचा इसने। वो तो कमिश्नर की पोस्ट पे बैठा, उनको इतनी सारी जानकारी नहीं होगी, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस होगा तभी तो कमिश्नर की पोस्ट पे है। तो उनको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उन्होंने क्या किया, छानबीन करना शुरू कर दी। फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह छाने गए, इस तरीके की तहकीकात चलती रही, फिर बाद में नाम निकल के आता है इसका। इसने क्या किया था, इस गेम में अपने साले को, ये शादीशुदा था, और अपने बीवी के भाई को, अपने साले को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और अपने साले के एक दोस्त को भी इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि टोटल 3 लोग हो गए। अब 3 लोग हो गए तो इसने क्या किया, अपने साले को जो था उसका दोस्त, उसी को अरविंद बना दिया, जिससे कि कह रहा था कि मोनिका यादव ने शादी कर ली है, यानी कि थर्ड पर्सन बना दिया इसको कि इसी से मोनिका यादव ने शादी की थी। इन सबको शामिल कर लिया इसने अपने गेम में। और फिर जब धीरे धीरे केस खुलता गया, जब तहकीकात हुई तो पता चला, पहले सबसे सबसे पहले वो उसका, इसके साले का दोस्त पकड़ाया, फिर इसका साला पकड़ाया, फिर ये पकड़ाया, फिर इस तरीके से ये न्यूज आई। यहाँ पे ये पूरी टाइमलाइन दी गई कि 2018 में ये दोनों मिलते हैं, फिर 2020 में इनका यूपीएसआई क्लियर होता है। अब क्योंकि ये कांस्टेबल ही रह चुके हैं, इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके पास इतना टाइम भी नहीं कि यूपीएससी करें या फिर कुछ और करें, तो इस नाते जलन पे जलन, जलन पे जलन बढ़ती जाती है। इसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोनिका आईपीएस ऑफिसर बन के आ जाए, कहीं उसकी पोस्टिंग मेरे ही यहाँ पे ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मोनिका मेरे यहाँ पे पोस्टिंग ले ले। और क्योंकि इन दोनों के बीच तो मैं हो ही चुकी है, दोस्ती टूट ही चुकी है, तो उसको ये लगा कि मैं मोनिका यादव को सैल्यूट कैसे मारूंगा, मतलब ईगो हट हो जाएगा अगर मोनिका को मैंने सैल्यूट मार दिया, अगर आईपीएस बन के आ गई। वो होता है ठुकरा के मेरा प्यार। तो मोनिका यादव को ये लगा कि झगड़ा तो हो ही गई, चलो अच्छी बात है, अब मैं पढ़ रही हूँ, तुम डिस्टर्ब कर रहे थे, अब तुम अपनी लाइफ देखो, मैं अपनी लाइफ देखूंगी। लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, इससे ये झेला नहीं जाता है कि अगर मोनिका आईपीएस बन के आ गई और मुझे सैल्यूट मारना पड़ेगा तो मैं कैसे उसके सामने रहूंगा, वो मेरी सीनियर रहेगी, मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाऊंगा, इससे बर्दाश्त नहीं हो। इसलिए इसने क्या किया, मोनिका यादव को अच्छे से सुला दिया, ऐसा सुला दिया कि शायद अब कभी वो उठी भी नहीं दोबारा से। मुझे तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा कि इसके बीवी का भाई भी इसमें शामिल था, मतलब इसका साला इसका साथ दे रहा था। अब यार जब इसने तुम्हारे सामने ये बात रखी थी ना, तभी तुमको पुलिस के पास जाना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती तुम कर कैसे सकते हो? आखिर तुमने क्या किया, अपने बहन का और उसके बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। तभी तुम पुलिस के पास जाते, अपना पक्ष रखते, तो शायद सजा भी कुछ कम हो जाती, और इसको जो मिलना था वो तो मिलता ही, लेकिन तुम्हारी बहन को गर्व होता, आपने सामने वाले लोग को गर्व होता, आसपास के लोग को गर्व होता है सुन के कि हाँ तुमने सही कदम उठाया। तुमने क्या किया, इसका साथ दिया, गलत का साथ दिया। अब तुम भी सड़ो, एक तो तुम्हारा जीजा गया ही, तुम भी गए अगर तुम होते बाहर तो शायद अपनी बहन के लिए कुछ सपोर्ट कर पाते, अपने भांजे भतीजे के लिए कुछ सपोर्ट कर पाते, लेकिन क्या किया, अब तुम भी जेल में हो, तुम्हारा जीजा भी जेल में है। अब ये सोचो कि तुम्हारी बहन को कौन सपोर्ट करने वाला है, पर वो चीज़ दिमाग में नहीं आएगी। गलत चीज़ का साथ कभी देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर आप गलत चीज़ का साथ दे रहे हैं तो उसका अंत हमेशा गलत ही होगा। तो ये थी पूरी स्टोरी। हालाँकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताई, लेकिन ये पूरा 20-22 मिनट, 30 मिनट इसको लग जाता पूरा बताने में। इस नाते यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि हमें अपना लेक्चर भी देखना है। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप कभी भी कहीं पे भी बाहर जाते हैं किसी के भी साथ, तो कम से कम एक इंसान को पता होना चाहिए। तो देखिए अभी भी मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ ना, तो मेरी मम्मी कहती हैं कि किसी न किसी एक इंसान को बता दिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नहीं कह सकते तो अपने भैया से कह दिया करो। अगर तुम्हें लगता है भैया से नहीं कह सकते हो तो अपनी बहन से कह दिया करो, दीदी से कह दिया करो। किसी न किसी एक इंसान को ये बता दिया करो कि तुम किसके साथ जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो। कुछ नहीं कह सकते तो एक मैसेज कर दिया करो, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम देख लेंगे। तो इस तरीके से कम हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि तुम हो कहाँ। वो कहते हैं हम इसलिए नहीं कह रहे हैं बाबू कि तुम्हारे ऊपर शक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि कल का तुम कोई इमरजेंसी में फंस गए तो हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम हो कहाँ, तभी तो कोई हेल्प करेगा। तो इस नाते मैं भी आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैंने अपनी फैमिली से सीखा कि अब आप कभी भी कहीं भी जाइए, किसी के भी साथ जाइए, अगर आप अपने घर वालों से नहीं कह सकते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से नहीं कह सकते, अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, तो आपका कोई तो ऐसा दोस्त होगा ना जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो कम से कम उस दोस्त को ये बता के रखिए कि फला आदमी के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ताकि एक आदमी की जानकारी में रहेगा ना, तो कभी इमरजेंसी पड़ती तो आपकी हेल्प भी कर पाएगा, या इस तरीके की कोई घटना देखने को मिलती तो डायरेक्ट उसी का नाम आएगा और सीधा सीधा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। कम से कम 2 साल तक फैमिली वाले गुमराह तो नहीं रहेंगे। अब फिर जब आप सोचिए ना, 2 साल बाद जब इनकी बॉडी रिकवर की गई तो बॉडी के नाम पे क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कंकाल, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां। कम से कम बॉडी तो फैमिली वालों को मिल जाती है, वो देख के सुकून तो हो जाता थोड़ा बहुत। लेकिन अब यहाँ पे कंकाल लेके वो क्या करेंगे। तो इस नाते कहा जाता है कि कभी भी कहीं पर भी आप जाइए बाहर, या किसी के भी साथ जाइए, तो कम से कम एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी जाइएगा बाहर किसी के भी साथ, अब ये देखिए दोस्त किसको बनाना है, कैसे बनाना है, ये तो कोई भी नहीं जानता है। किसके दिल में क्या चले ये तो हमें नहीं पता है। पर ये है कि जब हम साथ रहने लगते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी आदतें हमें पता चल जाती है कि किस तरीके का इंसान है। और अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 से 3 दोस्त बहुत हैं, इससे ज़्यादा दोस्त होने ही नहीं चाहिए। अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 दोस्त बहुत है, उससे ज़्यादा अगर आप दोस्ती बना रहे हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं और 10 लोग से दोस्ती बना रहे हैं, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम क्या चल रहा है, तो फिर आप उसी में रह जाओगे, आप तैयारी वैयारी नहीं कर पाओगे। आपको मेरी ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, पर ये हकीकत है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कहीं सुन के बोल रहा हूँ, ये चीज़ें बीत चुकी हैं, उन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आपका भी 1 साल 2 साल सिर्फ दोस्ती में ही बीत जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज के बाद आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो आप कम से कम किसी एक व्यक्ति को ज़रूर बता के जाएंगे, कम से कम किसी एक आदमी को इस बारे में जानकारी होगी कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ गलत हो जाए, पर इनको भी तो ये नहीं पता था ना कि इनके साथ गलत हो जाएगा, आखिर हुई ना वो घटना। जब इनके साथ हो सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं, आपके साथ क्यों नहीं? तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा, ऐसा नहीं कि हमारे साथ हो ही नहीं सकती, हम अमर हैं, ऐसा तो है नहीं। किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है, इसकी जगह पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये जलन, ये डर, ये नफरत, आप जो भी कह लें, ये कहाँ पे ले गई? 3-3 फैमिलियों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। और इसका तो क्या है, इसने तो अपने ईर्ष्या में आकर मर्डर कर दिया। अब इसके बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में इसने कभी सोचा? इसके बच्चे को लोग क्या कहेंगे कि कातिल के बेटे हो? इसके बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसकी पढ़ाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनके बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा, ये इसने एक बार भी सोचा? इसकी वाइफ जो है उसका फ्यूचर कहाँ पे जाएगा? ये सारी चीज़ें इसने एक बार भी नहीं सोची। इसलिए कहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ना, उसके पहले हम ये सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जब आप ये सोच लो कि हमारे परिवार के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इस बात की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम। 0.1% ही शायद रह जाए कि आप कुछ गलत करेंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि आदमी अपने ऊपर कुछ भी झेल सकता है। यानी मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं झेल लूंगा, यही हाल सबका है। लेकिन जब बात परिवार की आती है ना, तो इंसान से झेला नहीं जाता है। तो कभी भी आप कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिव आता है ना, तो एक बार अपने फैमिली के बारे में ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए बढ़ते लेक्चर में आगे की तरफ। ये आपकी कोटेशन बात की जा रही है, स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव। ये किसने कहा? तो विंस्टन एस चर्चिल ने कहा है। देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव संसाधन विकास के बारे में बताइए, फिर मानव संसाधन विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो मानव संसाधन कब होता है? जब उसको अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। यानी कि कोई ह्यूमन है, कोई मानव है, इसको अच्छी शिक्षा दी गई और अच्छा स्वास्थ्य दिया गया, तो इसी को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, मानव संसाधन कहा जाता है। तो वहाँ कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके का जो कोटेशन होता है उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इससे क्या होता है ना कि आपका नंबर बढ़ जाता है। जब भी आप कोटेशन से आंसर खुद शुरू करते हैं या बीच बीच में कोटेशन डालते हैं, तो उससे आपका नंबर बढ़ने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो इस तरीके की जो कोटेशन दी जाती है उसको कहीं ना कहीं अपने आंसर राइटिंग में यूज किया कीजिए। ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन। बात करिए फ्योर्ड कैसे बनता है, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई लोग को ये नहीं पता होगा सुरम्य का क्या मतलब है। अब जो हिंदी भाषी के लोग हैं, अगर वो इसका संधि विकसित करेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए मोस्ट पिक्चरियस। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है ना कि जब मैंने आपको दिखाया भी था टेलीग्राम पे, मैंने आपको इमेज भेजी थी, तो आप देखेंगे कि ये नदी के बीच में से ऐसे रास्ता कटा होता है। अब यहाँ पे नदी एक दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में से नदी को काट के रास्ता बनाया, तो आप सोचिए दोनों तरफ से देखने वाला व्यू होगा कि नहीं, बहुत अच्छा व्यू होगा। तो उसी के बारे में बात करें कि ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको लिखना है कितने शब्दों में, 150 शब्दों में, और इसके लिए 10 अंक दिए गए थे। और ये यूपीएससी 2023 में आया वो क्वेश्चन है। और मैंने आपको इसकी टेलीग्राम पे फोटो प्रोवाइड करवाई थी, अगर आपको याद हो कि यही है फ्योर्ड, मैंने ऐसा लिखा भी था। तो आप उसको देखेंगे, अच्छा लगता है देखने में। वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जब आप उसको एक्सप्लेन करिएगा तो आपको अपने आप जानकारी हो जाएगी। अगर बात करें हम आज के महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, और यहाँ पे इसराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, इसमें अब जब परमाणु बम गिराया जाता है, जब भी मिसाइल दागी जाती है, जब भी कोई अन्य बम गिराया जाता है, जब भी कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, इस तरीके की जब भी चीज़ें हम करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे जो फिलिस्तीन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग की जान जा रही है, गाजा में बहुत सारे लोग की जान गई, कोई दो राय नहीं इसमें, यूक्रेन में बहुत सारे लोग की जान गई, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे जो पर्यावरण के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं? आपने कभी सुना कि पर्यावरण के बारे में कोई बात करे क्या, कि पर्यावरण के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ गया, उसकी इतनी कॉस्ट आने वाली है। इसी तरीके से जब भी कहीं कोई कंडीशन बनती है, तो जो वहाँ पे इंसान को नुकसान हो रहा है, ज़्यादातर हम उसके बारे में ही फोकस करते हैं। वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं उसके बारे में हम फोकस नहीं करते, जो जैव विविधता है उसके बारे में फोकस नहीं करते। अब सोचिए कोई पर्टिकुलर ये क्षेत्र है, यहाँ पे अगर कोई बम गिरा दिया गया, फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च की गई, यहाँ पे आके गिर जाती है वो, या फिर आपने कोई मिसाइल लगी और यहाँ पर्टिकुलर क्षेत्र में आके वो मिसाइल लगती है, तो आप सोचिए कि जो यहाँ पे जैव विविधता थी वो समाप्त हो गई, वो जैव विविधता पूरी की पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इंसान की तो जान गई, लेकिन जो पर्यावरण था वो भी, उसके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो उसी को रोकने के लिए बात की जा रही है, उसी को प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बात की जा रही है कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि फिर उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया को झेलना पड़ता है। फिर उसके लिए कोई और तरीका नहीं, फिर सारी दुनिया उसको वहन करती है। ये प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसका नाम था कोविड 19। उसको वैश्विक महामारी भी घोषित किया गया था।
तो उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने एक योजना भी लाई थी, ताकि कम से कम लोग भूखे ना मरे। उस योजना का क्या नाम था? तो उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसको प्रारंभ में 3 महीने के लिए शुरू किया गया था कि जब तक कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है तब तक कम से कम लोग भूखे ना मरे, कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए मिल जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया था। पर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया गया और अब फिर से इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, और इसको आप देखें कि एकदम फ्री में राशन मिलता है इसके तहत। इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और इसके पहले जो आप देखेंगे राशन की दुकानों पे 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिलते हैं हमें, जैसे कि गेहूं और चावल, तो वो तो मिलता ही था, लेकिन क्या हुआ, इसके तहत और 5 किलो ऐड कर दिया गया, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वाला जो है, उसके तहत जो मिल रहा था वो तो ठीक है, इसके के तहत 5 किलोग्राम हमें और राशन देने की बात की गई फ्री में। किसके तहत? तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया, इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया गया। तो इसी को अभी 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया इस योजना को। इस योजना को शुरू कब किया गया था? तो इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, आप देख सकते हैं, हालांकि छोटी छोटी लिखी है, उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको 2020 में शुरू किया गया था, और शुरू में 3 महीने के लिए इसको शुरू किया गया था, ताकि कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा उससे निपटा जा सके। फिर क्या हुआ, इसको फिर बढ़ा दिया गया धीरे धीरे करके, और अब फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों वैसे अगर आप देखेंगे ना, तो इसका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे मैं खुद अपने आसपास देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन लेके आते हैं, फिर उसका यूज भी करते हैं, हालांकि उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता। तो भैया वैसे तो कोविड-19 लॉकडाउन जब लगा, बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो बेचारे भूख से मर गए। तो अगर भूख से मरने से तो बेहतर ये ना कि जो राशन के तहत हमें मिला है, कम से कम उसका ही यूज कर लें, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो पिएंगे, यार लाइफ तो सेफ रहेगी ना, लाइफ से बढ़ के थोड़ी ना कुछ है। तो इसका कई बार आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा है। एक तो 1 रुपए भी नहीं देना है, और 5 किलो हमको चावल भी मिल जा रहा है, या फिर गेहूं मिल जा रहा है, जैसे भी अवेलेबिलिटी होती है सरकार उस हिसाब से देती है। हालांकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, चावल और गेहूं लेके आएंगे, फिर उसको बेचेंगे मार्केट में, फिर उससे अपना अच्छा चावल खरीद के खाएंगे। तो देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में है ना, कि अगर आप खरीद के खा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, उस चीज को करने में सक्षम है, तो यार छोड़ दीजिए ना राशन, क्या बात हो गई? मतलब किसी और गरीब का हक क्यों मार रहे हो? आप खुद आगे आओ ना। आप आगे ही नहीं आ रहे हो, फिर कहते हो कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमारा समाज नहीं सुधर रहा है। जब आपकी बारी आती है तो आप खुद ही पीछे हट जाते हो, या मेरी बारी आती है तो मैं खुद पीछे हट जाऊं, उसके बाद कहूँ समाज ही नहीं सुधर रहा, तो कैसे काम चलेगा? समाज हमसे ही तो है, हम ही तो समाज का निर्माण करते हैं, तो हमें भी तो कभी ना कभी कदम उठाना चाहिए इसके लिए। दोस्तों एक टॉपिक इतने समय बहुत चर्चा में चल रहा है, वो है दिल्ली और मुंबई की जो एयर पॉल्यूशन है। आप लोगों ने सोच रहा होगा कि सर आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो, इतना मुद्दा बना हुआ है, वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? तो उसको रोक के रखा हमने टॉपिक। अब आप कहेंगे क्यों रोक के रखा है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्त देखिए, अगर आपको याद हो, आप मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं, तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसका नाम था ओजोन छिद्र वाला। तो उसके बारे में मैंने इतना डिटेल्स में डिस्कस किया था ना, कि अब उससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो शायद ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाने की स्थिति में हो। तो मेरे दिमाग में वही चीज चले कि वायु प्रदूषण करके ना एक पूरा टॉपिक है आपका पर्यावरण में, तो मैं इसीलिए इस आर्टिकल को अभी तक रोक के रखा हूँ कि जब भी हम इसको कवर करेंगे तो पूरा वायु प्रदूषण वाला एक टॉपिक अलग से टॉपिक बना करके हम उसको कवर करेंगे स्टैटिक वीडियो के तहत। तब उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो दिल्ली प्रदूषण है और जो मुंबई का प्रदूषण है उसमें अंतर क्या है। और ये आप देखो, एक बार की बात नहीं है, दिल्ली का जो प्रदूषण है ना, जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे इनका प्रदूषण शुरू हो जाता है भैया। अभी तो कम है, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी आप देखिएगा तो उसमें और भी ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा। मतलब कई बार तो केजरीवाल साहब राजधानी छोड़ के भाग जाते हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को रोक के रखा है, क्योंकि हर दूसरे दिन आपको ये देखने को मिलेगा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इतना हो गया, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन इतना हो गया, स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए, इस तरीके की चीजें आपको आए दिन देखने को मिलेगी। तो आप बताओ कि कितना दिन हम इसको डिस्कस करेंगे? मैंने इसलिए इस आर्टिकल को रोक के रखा है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो आपका पर्यावरण के अंतर्गत एक टॉपिक है, और इससे जुड़ा हुआ वायु प्रदूषण वाला अधिनियम भी है 1981 का। तो हम उसको जब भी कवर करेंगे पूरा एक डिटेल्स में अलग से टॉपिक बना के कवर करेंगे। अब ये मैं नहीं कह सकता कि आज ही कवर कर लूंगा, कल कवर करूंगा, 2-4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है और उसको फिर देखिए टाइप करना, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसमें भी टाइम लगेगा। और तो उसको जैसे मुझे टाइम लगेगा 2-4 दिन 6 दिन, उसको ऐसा हम कवर करेंगे ना कि दोबारा आपको ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है, उससे हम निपट कैसे सकते हैं, इसके लिए कानून क्या है, और हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। यानी कि एक बार में ही ऐसा पढ़ लो कि वायु प्रदूषण से जुड़े सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएं, क्लियर क्रिस्टल हो जाएं, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, और ये आपका पर्यावरण का एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है थोड़ा बहुत, तो ये आज का ही आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पर ये वहाँ पे बहुत ज्यादा हम खुल के बात नहीं करने वाले वायु प्रदूषण के बारे में। उसके लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा ही, तो मैंने आपको बता ही दिया उसके बारे में। चलिए देखते हैं लेके महत्वपूर्ण बिंदु को। बात की जा रही है इस वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया गया, तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। इसी दिन हम कौन सा डे मनाते हैं, तो नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण था।
तो यहाँ पे बात करिए कि जो वित्त पोषण की बात कही गई है उसको सही दिशा में ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वित्त पोषण कहीं पर भी कर दो और दिखा दो कि हाँ हमने पैसा दिया था। अगर आप पैसा दे रहे हो तो उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बात करिए कि जो वायु प्रदूषण है ना, ये हमारे जीवन प्रत्याशा का 10% से अधिक हिस्सा छीन लेता है। यानी हमारे जीवन प्रत्याशा में 10% की कमी कर देता है वायु प्रदूषण। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो द्वारा जारी एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 भारत में है। हम लोग इस तरीके की कैटेगरी में हम हमेशा टॉप में आते हैं। जहां भी नेगेटिव चीजें होती है ना, वहां पे भारत आपको टॉप में दिखाई देगा मैक्सिमम टाइम। मतलब दुनिया के सबसे 50 प्रदूषित शहर जो, उसमें से 39 भारत के ही हैं। बस थोड़ी बहुत जगह और बची, 10 और कर लेते तो भी हम हो जाते। बात की जा रही है कि जो प्रदूषण होता है वो सीधे लोगों के हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, और इसलिए आपको देखेंगे कि शुरू में हेल्थ से जुड़ा आपको कोटेशन भी दिया गया था। बात की जा रही है कि ये जो प्रदूषण होता है इसकी वजह से एक औसत भारतीय अपनी जीवन प्रत्याशा के 5.3 वर्ष खो देता है, और दिल्ली के निवासियों के लिए तो ये और भी ज्यादा है, 11.9 वर्ष है। अच्छा, आप में से कोई दिल्ली से है कि नहीं जो लेक्चर सुन रहा है? दिल्ली की क्या हालत है जरा बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो औसत भारतीय, यानी कि जैसे मैं हो गया, मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो हमारे जैसे लोग जो दिल्ली के बाहर रह रहे हैं वो कितना खोते हैं, तो 5.3 औसत। अगर ऑल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो उनकी जीवन प्रत्याशा में 5.3 वर्ष की कमी आ जाती है। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं, पर्टिकुलर अगर हम एक राज्य या एक यूटी की बात करते हैं, एक क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां पे रहने वाले लोग की लगभग 12 वर्ष जीवन प्रत्याशा में कमी हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तरीके से इस तरीके से समझिए, मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले लोग की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है, तो यहाँ पे प्रदूषण की वजह से इनकी 12 वर्ष जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58 वर्ष इनकी जीवन प्रत्याशा। और जो औसत स्तर है हमारा पूरे भारत के स्तर पर, उसमें कितना हो जाता है? वहां पे मान लीजिए कि अगर ये 70 वर्ष है, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है पूरे भारतवर्ष की? तो यहाँ पे 5 वर्ष कम होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 65 हो जाएगी। यानी जो दिल्ली वाले हैं उसके ऊपर प्रदूषण का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण आपको हृदय संबंधी बीमारी देखने को मिल सकती है, आंखों में जलन, नाक और गले में जलन, खांसी, दम घुटना और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि जो मुंबई की वायु प्रदूषण है उसको क्या कहा गया था? तो उसको कहा गया था कि सांस से मौत। यानी अगर आप सांस ले रहे हैं इतना ज्यादा प्रदूषित वायु में, तो आप सांस नहीं ले रहे हैं, आप मौत का एक वजह खोज रहे हैं, आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहा गया था एक मीडिया में रिपोर्टिंग करते टाइम। तो इसको उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में यूज किया है, जो ये राइटर थे जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। खराब हवा अब सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है, जहां तापमान के उलटने और हवा की गति धीमी होने के तर्क को खराब वायु गुणवत्ता का एक कारक माना जाता था। भारत के तटीय शहरों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात करें तो खास करके मुंबई के बारे में बात करें। मुंबई और दिल्ली दो ऐसे शहर हैं जो वर्तमान समय इतना ज्यादा चर्चा में आपको देखने को मिल रहे हैं। किसकी वजह से? तो वायु प्रदूषण की वजह से। यहाँ पे बात करें गिरे बुनियादी ढांचे का विस्तार, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रदूषण देखने को मिलते हैं। तो ये गिरे बुनियादी ढांचा क्या होता है दोस्तों? एक मान लीजिए ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक निर्मित वातावरण है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है? गटर हो गई, नालियां हो गई, पाइप हो गए और रिटेंशन बेसिन हो गए। इन सारे जैसे जो पारंपरिक चीजें हैं ना, इनका जब यूज किया जाता है, और यहाँ पे तूफान की वजह से आने वाला पानी, ये सारी चीजें वहां पर रुक जाती हैं, निकल नहीं पाती हैं, पास नहीं होती, तो इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये गिरे इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में शहरी विकास की समग्र विकास रणनीति एजेंसियों द्वारा परिवर्तन के उचित कार्यान्वयन के अलावा एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। बात की जा रही है कि अब जो हमें आवश्यकता है वो टिकाऊ और पारिस्थितिक शहरीकरण की ओर मुड़ने की है। अब बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। अब हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। शहरी विकास का पथ जहाँ रियल एस्टेट विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, सड़कों का चौड़ीकरण, उन पर ईंधन खपत करने वाले बड़े वाहनों को अनुमति देना, बदले में पैदल चलने वालों के लिए जगह को निचोड़ना और पुनर्विकास भारतीय शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि जो भारतीय शहर हैं उसमें प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से कुछ को बताइए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रियल एस्टेट जो हो गया, यानी कि जो बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके बारे में बात करिए। उसके अलावा जो सड़क होती है आप देखेंगे लगातार उसको चौड़ा किया जाता है। चौड़ा क्यों किया जाता है? क्योंकि वाहन को लाना है। जब वाहन को लाना है, ट्रक लाना है, बस लाना है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जगह भी ज्यादा चाहिए। और जब ट्रक और बस आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इमिशन ज्यादा होगा, उत्सर्जन ज्यादा होगा। जब उत्सर्जन ज्यादा होगा तो पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। और उसके अलावा जब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई रोड है, जब ये पतला रोड रहेगा तो यहाँ पे ट्रक और बस जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे लोग के पैदल चलने की संभावना भी अधिक रहेगी। लेकिन जब चौड़ा रोड है, आप कोई भी देखिएगा, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई रोड देखने को मिलता है ना जहाँ पे ट्रक और बस जाते हो, तो सामान्यतः लोग वहाँ पे पैदल चलने से बचते हैं। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप इस तरीके का अलाउ कर रहे हैं, रोडों को चौड़ा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पैदल चलने की गतिविधि है वो और भी कम हो जाती है। और इंसान अगर चाहे भी कि मैं पैदल चलूं तो नहीं चलता है, तो उसकी वजह से वो बाइक उठाता है या फिर कार उठाता है। जब वो बाइक या कार का यूज करता है तो जाहिर सी बात है कि आपको इमिशन देखने को मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, जिससे हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें वो बता रहे हैं। सड़क की धूल, कंक्रीट बैचिंग, प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां और शहरों में उनका विस्तार और वाहन उत्सर्जन भी प्रमुख कारक हैं प्रदूषण के। यह अनुमान लगाया गया कि अकेले मोटर चालित परिवहन 60% शहरी प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पे आपको एक और डेटा मिलेगा अगर आपसे वायु प्रदूषण के बारे में फिर शहरी प्रदूषण के बारे में पूछता है।
बात करें कि शहरों के हरे फेफड़े, अब आप यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि शहरों के हरे फेफड़े से क्या मतलब है। आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे बात की जा रही है वनों को लगाने की, वनीकरण की और वृक्ष लगाने की, पौधे लगाने की, उसके बारे में बात कर रही है। जल निकाय हो गया, शहरी वन हो गए और शहरी आम क्षेत्रों में हरित आवरण और शहरी कृषि सभी में कमी दर्ज की गई है, यानी इन सारे क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। पेड़ लगाना हो गया, पौधे लगाने हो गए और फिर वनीकरण हो गया, इन सारी चीजों में कमी देखने को मिला। जो गिरे बुनियादी ढांचा है इसमें वृद्धि देखने को मिली, इसका विस्तार हो रहा है। वही चीज जो आप देखेंगे, ये गटर हो गई, नल हो गई, इस तरह की चीजों जो बना रहे हैं और इसको ठीक तरीके से नहीं बना रहे हैं, इसको सतत विकास को ध्यान में रख के नहीं बना रहे, तो इसकी वजह से भी प्रदूषण देखने को मिलता है। अब अगर पानी पास ही नहीं हो रहा है, ये मान लीजिए गटर है, अब यहाँ से पानी निकल ही नहीं रहा, पानी यहीं पे रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथ 75 बीमारी लेके आएगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। बात की जा रही है उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान धान की पुआल, जिसे पराली कहा जाता है, को स्मॉग, धुआं और कण पदार्थ का कारण मानकर जलाने से प्रदूषण देखने को मिलता है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में धान जलाने से समस्या बढ़ती है, लेकिन यह समस्या का केवल एक छोटा और मौसमी हिस्सा है। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं ना कि जो आप हल्ला मचाते हैं, हो हल्ला करते हैं कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, पराली को रोकना चाहिए, पराली के ऊपर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इनका ये कहना है कि जो पराली जलाना है वो ठीक है, वो योगदान देता है प्रदूषण में, ऐसा नहीं कि वो वायु प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहा है, लेकिन उसको बहुत छोटा सा हिस्सा योगदान देता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण शहरी प्रदूषण हो रहा है, तो हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सबका ध्यान सिर्फ पराली जलाने पे जा रहा है। बाकी जो चीजें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें, संरचनात्मक चीजें, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और अगर हम ऐसे तरीके से काम करते रहेंगे तो जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे समाज के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें पराली से आगे बढ़ करके और भी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदूषण देखने को मिलता है, जैसे भारी वाहन का प्रवेश हो गया, या फिर आप देखें जो नाले और गटर हो गए, इनको साफ सफाई करना हो गया, या पौधों को लगाना हो गया, वृक्षों को लगाना हो गया, इन सारी चीजों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये बता रहे हैं। भारत के ऑटोमोबाइल बाजार का मूल्य $100 बिलियन से बढ़ गया है और 2027 तक 8.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग $160 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 13,22,818 इकाई तक पहुंच गई है। हालांकि आंकड़ा केवल शहरी भारत तक ही सीमित नहीं है, यह स्पष्ट है कि इस तरह की वृद्धि को शहरी विकास के नए डिजाइन और दिशा के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि जो आप सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, उसको और विस्तार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है कि सड़क चौड़ेगी तो लोग क्या करेंगे, कार खरीदेंगे। जिनके पास पैसा होगा वो जाहिर सी बात है कि भारी वाहन खरीदेंगे, और जब सड़क चौड़ी रहेगी तो भारी वाहन को उस पर लेके निकलेंगे भी। वहां पे सिग्नल से भी होंगे, ट्रैफिक भी होगी, और ट्रैफिक में सामान्यतः बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कार या बाइक को बंद कर देते हैं। मैक्सिमम लोग की कार और बाइक आप देखें, जब तक ट्रैफिक सिग्नल चल रहा है तब तक उनका कार और बाइक बंद नहीं होता है। ये रहेगा कि हाँ अभी 50 सेकंड है, तो 50 सेकंड पूरा जब तक सिग्नल दिखाता है रेड, तब तक उनकी बाइक या कार चालू रहता है, लगातार चालू रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि बंद कर दें, अभी जब 10 सेकंड बाकी रहेगा तब चालू करेंगे। तो ये कह रहे हैं राइटर कि इसकी वजह से भी हमें प्रदूषण देखने को मिलता है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जो रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं। अब ये देखिए, बहुत नेक्स्ट लेवल की बात इन्होंने कही कि आप सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, आप कहते हैं कि परिवहन में हमें आसानी होगी, सुविधा होगी, लेकिन उसकी वजह से जो प्रदूषण है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे आप परिवहन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वैसे वैसे आप पर्यावरण को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। पर्यावरण को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर आप परिवहन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, सौर ऊर्जा से चलने वाले व्हीकल हो गए, उनको बढ़ावा दीजिए ना। आप इस तरह के डीजल और जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले व्हीकल को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से जब ट्रैफिक में इंसान फंसा होता है तो प्रदूषण का स्तर उसकी वजह से भी बढ़ता है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो निर्माण गतिविधियां होती है, जो कंस्ट्रक्शन काम होते हैं, उसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप देखें तो वायु प्रदूषण में लगभग 10% का योगदान होता है। किसकी वजह से? कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब इनका ये कहना है कि हम इससे निपट कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक परिवहन जो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और आपने इसके पहले भी इस तरीके के सुझाव सुने होंगे, मेरे ही मुंह से सुने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार या दो बार हमने ऐसे आर्टिकल डिस्कस किए जहाँ पे ये बात की जा रही थी कि लोगों को पैदल चलने के लिए एक डेडिकेटेड रास्ता बना देना चाहिए, फुटपाथ बना देना चाहिए, जहाँ पे लोग पैदल चल सकें और यहाँ पे वॉकिंग कर सकें, और पार्क वगैरह बना देना चाहिए। इस तरीके की चीजें हमने डिस्कस की थी। तो सेम चीज एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे भी बताई जा रही है। जो साइकिल है, लोगों को उसका यूज करना चाहिए। जैसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, ये चाइना में या फिर जापान में एक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपको 2 से 3 किलोमीटर जाना है तो आप साइकिल से जाइए। और यहाँ पे क्या होता है कि साइकिल स्टॉप पे रखी रहती है, जैसे एक स्टॉप ये होगा 1 किलोमीटर का, फिर अगला स्टॉप 1 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे आप साइकिल चेंज कर सकते हो। आप, ये गवर्नमेंट की साइकिल है, आप लेके जाइए, आपको जो आईडी वगैरह रहेगी उससे आपको ट्रेस किया जाएगा। आप जाइए, अपना काम करिए, और फिर ला करके साइकिल खड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कर दें तो कोई साइकिल उठा के लेके चला जाएगा, कोई उसका ताला लेके चला जाएगा, कोई भाग जाएगा, कोई बेच देगा, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। तो हमारा भी योगदान होना उसमें बहुत अहम है, अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। हमें ये लगता है ना कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सरकार तो कर ही रही है, हम कौन होते हैं, हम क्यों करें भाई, हम तो टैक्स दे रहे हैं, तो बाकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है।
इस सोच को, इस टेम्परामेंट को बदलना चाहिए और हमें भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, न सिर्फ पर्यावरण के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे जल का संरक्षण हो गया और किसी की लाइफ बेहतर करने में हो गया, किसी एनजीओ से जुड़ना हो गया। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है। अगर किसी एक इंसान की लाइफ में भी आप बदलाव लेके आते हैं ना, तो आपकी लाइफ सक्सेस है। बाय द वे आर्टिकल पे बैक आते हैं, तो इनका ये कहने का मतलब कि जो सार्वजनिक परिवहन है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक बस चलाइए, अब उसमें 50 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन एक कार में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग सफर करेंगे। तो अगर हमें 50 लोग को ले जाना है तो उसके लिए हमें बस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि कार का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कार का प्रयोग करेंगे तो 10 कार हमें मंगानी पड़ेगी, और यहाँ पे अगर हम बस का प्रयोग करते हैं तो एक ही बस में 50 लोग चले जाएंगे, तो एक ही बस का उतना उत्सर्जन नहीं होगा जितना 10 कारों का होगा। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक परिवहन है इसको बढ़ावा दिया जाए, साइकिलिंग का प्रयोग किया जाए, साइकिलिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि वो लोग इस चीज को ध्यान दें और साइकिल की चोरी ना हो। इस तरीके की चीजों को इसमें बढ़ावा देना चाहिए। अलग से क्या कर सकते हैं, तो फुटपाथ का निर्माण कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने इतना बार सुनोगे ना कि आपको ये दिमाग में याद हो चुके होगी कि ये कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसके पहले ही एक दो बार हमने डिस्कस किया है, तो एक बार अगर आपको वो डिस्कस कर चुके हैं और फिर से वही चीज़ रिपीट आ रही है तो आपके दिमाग में वो चीज़ घूमने लग जाती है कि अच्छा अच्छा इसके पहले तो हमने सुना था, हाँ हाँ ये चीज़ ऐसे होगी। ये चीज़ें रिकनेक्ट होती हैं। अनुमान है कि शहरी गतिशीलता की मांगों को पूरा करने के लिए शहरों में मौजूदा बस बेड़े में लगभग 10 लाख बसें जोड़ने की आवश्यकता होगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का अनुकरण करने वाली ठोस पहल होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लोगों को लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए, जिनमें से 85% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो निजी वाहन है ना उसको हतोत्साहित करना चाहिए कि लोग निजी वाहन को लेकर के ना चलें। सिंपल सी बात है ना कि अगर मान लीजिए मुझे बस में जाने में आसानी होती है, किफायती पड़ता है, भाड़ा भी उसका सस्ता है, किराया उसका सस्ता है और आसानी से जल्दी से मुझे पहुंचा भी देता है, तो मैं अपनी कार क्यों निकालूंगा, मैं अपनी गाड़ी क्यों निकालूंगा फालतू में उसको चला के जाओ, थक जाओ। और आपको बस में कुछ करना ही नहीं, आराम से बस में बैठे, मेट्रो में बैठे, वो चल रही है, हम आराम से पहुंच गए। उसकी सेफ्टी की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ये सारी चीजें कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स का क्या मतलब है, आप देखें कि एक दिन में हर शहर में अब ये टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे जब ऑफिस जाने का टाइम होता है और ऑफिस से आने का टाइम होता है, यानी कि 10 और 4 का जो टाइम होता है, इस टाइम आप देखेंगे कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मतलब हर कोई या तो स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, और सेम टाइम होता है कि कोई स्कूल कॉलेज से छूट रहा है, उसी टाइम ऑफिस वाले भी छूट रहे हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई ऑफिस में काम करने वाले हैं, कोई ऑफिसर है, सारे के सारे एक ही टाइम पे जाते हैं, एक ही टाइम पे छूटते हैं। तो ये हर जगह पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफर कर जाए, लेकिन मैक्सिमम जब पीक आवर्स होता है तो उस दौरान कहा जा रहा है कि जो निजी कार होती हैं, जो निजी वाहन है, उनको ना घुसने दिया जाए, और अगर वो घुसते भी तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, कंजेशन टैक्स। कंजेशन टैक्स क्या है, वही एंट्री टैक्स है एक तरीके का, कि अगर आप इस टाइम में जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर के, इस टाइम में आप सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करिए। अगर आप इस टाइम में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से, कि आप इस टाइम पे लेके जा रहे हैं, आपके कार ले जाने की वजह से इतना उत्सर्जन होगा, उससे निपटने के लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो बात की जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली में एक सिस्टम चलता है इवन और ऑड का सिस्टम, यानी कि जो गाड़ियों का नंबर सम और विषम है उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इस दिन सम गाड़ियां चलेंगी, सम नंबर वाली गाड़ियां, और इस दिन विषम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। तो उसको भी एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। कुछ शहरों में कुछ निश्चित दिनों पर कार निषेध दिवस होता है, एक उदाहरण जिसे सत्ता में और प्रभाव वाले लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे दिन, जैसे मान लीजिए एक हफ्ता है तो इसमें एक दिन, अब वो दिन कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो फ्राइडे सैटरडे, कोई सा भी दिन आप ले सकते हैं, कि उस दिन बिल्कुल कार का प्रयोग नहीं करना। उस दिन उस शहर में कार का प्रयोग, कार की एंट्री एकदम बिल्कुल बैन रहेगी। उस दिन कोई भी कार लेके नहीं आएगा, और जो लेके आएगा उसके ऊपर चालान किया जाएगा। इस तरीके की चीजें बताई जा रही है कि इसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है अगर हमें प्रदूषण से निपटना है। और इसमें सबसे पहले स्टेप कौन उठा सकता है, तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है वो उठा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल लीडर इसको फॉलो करें। हमारे जो स्टार कहे जाते हैं तथाकथित रूप से, वही जो पान मसाले का प्रचार करते हैं, उनको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, ताकि जो आम जनता वो भी इस चीज़ को समझ सके, इसकी वैल्यू समझ सके, और वो भी इसको फॉलो करे। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम इससे निपट सकते हैं। और इस तरीके के एग्जाम्पल जब भी आप लिखेंगे ना अपने आंसर राइटिंग में, तो यकीन मानिए यार, कोई भी हुआ ना, आप एक पल के लिए खुद सोच के देखिए कि अगर आप एग्जामिनर होते और आपके सामने एग्जाम्पल आता, तो क्या आपके दिल में अच्छा नहीं लगता, आपको खुशी नहीं होती कि यार इस तरीके के एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं जो एकदम व्यवहारिक हैं, जिसको हम लागू कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे इसको लागू कर सकते हैं। तो आप भी एक नंबर आधा नंबर उसको ज़्यादा दे देते हैं। और एक नंबर की वैल्यू मैं आपको बताऊं, आप रिजल्ट उठा के देखना, एक नंबर की वैल्यू होती है 10 रैंक, यानी अगर आपने 1 से 2 नंबर ज़्यादा ले आया ना तो आपकी 10 रैंक बढ़ जाएगी। और 10 रैंक बढ़ने का मतलब होता है कि आप आईपीएस से सीधा आईएएस में प्रमोट हो गए। तो ये बहुत मैटर करता है आपका एक नंबर, ठीक है ना। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो रिजल्ट का एनालिसिस करिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। जो कट ऑफ आती है, जो रिजल्ट आता है, उसको एनालिसिस करिएगा। वैसे आप इतना करने वाले हो नहीं, मैंने करा है, मैं बता रहा हूँ, पर आप मानिए या नहीं मानिए वो आपके ऊपर है, लेकिन एक नंबर जो है वो आपको आईपीएस से आईएएस बना सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बात करिए कि जो शहर के नेता हो गए, जो संभ्रांत लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो हमारे सीएम हो गए, जो यहाँ पे मंत्री लोग हो गए, जो स्टार हैं जहाँ पे भी रहते हैं, तो इन लोग को क्या करना चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि लोगों के बीच इसको यूज करने की होड़ मच जाए कि यार चलो क्या पता आज हमारे सीएम दिख जाए, क्या पता आज हमारे कोई मंत्री दिख जाए, क्या पता आज कोई स्टार दिख जाए। इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो भर भर के भीड़ होगी सार्वजनिक परिवहन में, लोग अपने कार से, अपने निजी वाहन से जाना कम कर देंगे।
उसके अलावा बात करें कि जो हरित वाहनों की ओर परिवर्तन है, ये भी महत्वपूर्ण है। हरित वाहनों को अपनाना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली चीजें हो गई, सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजें हो गई, हाइड्रोजन से चलने वाली चीजें, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हो गई, इन सबको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे बात करें दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या GRAP वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है, इसको लागू किया गया है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो दिल्ली वाला मुद्दा है और मुंबई वाला मुद्दा है वायु प्रदूषण को लेकर के, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो ये सीवियर हो गया, नॉर्मल हो गया, मॉडरेट कैटेगरी हो गई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, सारे लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अभी आप दिसंबर आने दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दिसंबर में डिस्कस करेंगे, मैं कह रहा हूँ डिस्कस करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दिसंबर आएगा ना, तब आप देखना, तब भी दिल्ली के बारे में आए दिन आपको, आए दिन हर दूसरे दिन आपको न्यूज देखने को मिलेगी कि आज वायु की गुणवत्ता ये है, आज धुंध है, आज दिख नहीं रहा, आज ये नहीं हो रहा है, आज वो नहीं हो रहा है। तो हर दिन तो हम वही डिस्कस करेंगे ना बॉस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम वो पूरा वायु प्रदूषण वाला टॉपिक ही निपटा देंगे, और ऐसा निपटाएंगे ना कि सच में निपट जाएगा, फिर आपका उससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको छूटेगा नहीं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 4 अलग-अलग सेट हैं ये GRAP के तहत, जो हवा की गुणवत्ता के आधार पर सक्रिय होते हैं, और ऐसी व्यवस्था अन्य भारतीय शहरों में भी अपनाई जानी चाहिए। उसके अलावा बात करें कि जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको शून्य स्वीकृति होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसको किसी भी हालत में ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप प्रदूषण को उत्सर्जन कीजिए। आपको क्या करना है, जितना आप प्रदूषण कर रहे हैं उसको आप ही निपटाइए, उसको आप चाहे जैसे उसको कम करिए, या फिर आप कहीं पे वित्त पोषण करिए ताकि उससे निपटा जा सके। ये सारी चीजें उद्योगों के ऊपर जिम्मेदारी देनी चाहिए। उसके अलावा बात करें कि जो सरकार है उसका वेट ना करें, जो हम लोग हैं आम जनता है वही अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। वो भी सड़कों का निरीक्षण कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अगर जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण हो तो शिकायत कर दें पुलिस से, या फिर जिससे भी आपको लगता है कि शिकायत कर दें, और इस तरीके से भूमिका निभाएं अपनी। और जो आम जनता है उसको निष्क्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए, उसको भी सक्रिय हो जाना चाहिए इससे निपटने के लिए। शहरी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि तालाब हो गए, जल निकाय, शहरी वन हो गया, पार्क हो गया, खेल के मैदान हो गए, एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिन्हें निजी लाभ के लिए सार्वजनिक या निजी निकायों द्वारा कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शहरी समुदायों को इनकी रक्षा, पोषण और विस्तार करना चाहिए। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली मॉर्निंग उठने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो जल्दी उठ पाते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। अगर आप स्टूडेंट है फुल टाइम, तो मेरा मानना है कि 5 बजे तक उठ जाइए हर हाल में, और रात में आप 9-10 तक सो जाइए हर हाल में। अगर आप पर्टिकुलर स्टूडेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, या कोई और दिक्कत है, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि 10 बजे तक सो जाइए, और 5 बजे तक आपको हर हाल में उठ जाना है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, गर्म पानी वगैरह पीजिए, उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल शुरू कीजिए। उसके बाद अपना देखिए कि क्या करना है, उसका पूरा शेड्यूल सेट करिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये अचीव करना है, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद उस पूरे दिन को उसी को अचीव करने में लगा दीजिए कि जो मैंने डिसाइड किया था आज मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगा, आज मैं पढ़ के दिखाऊंगा। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो एक अच्छे इंसान की एक जो आप कह सकते हैं एक्टिव लाइफ स्टाइल होता है ना, उसको जीने का तरीका ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम में जाके ही पसीने बहाइए, आप योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बुक का जिक्र किया गया है, एक बुक का वर्णन किया गया। बात करें 1960 के दशक में लिखी गई इयान मैकहार्ग की प्रभावशाली पुस्तक डिजाइनिंग विद नेचर, हमारे शहरों के निर्माण के तरीके के रूप में परिदृश्य योजना और डिजाइन को आकार देने वाली पारिस्थितिक ज्ञान को संश्लेषित और सामान्यीकृत करती है। हालांकि हमारी शहरी विकास रणनीति इसके विपरीत है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए डिजाइनिंग विद नेचर, तो उन्होंने ये बताया ना कि जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जो भी आप बना रहे हैं, कुछ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसको नेचर के हिसाब से भी देखिए, उसको उसी तरीके से लेके चलिए। जैसे आप देखें, कई बार आपने सोशल मीडिया पे फोटो देखी होगी कि किसी घर का आता है, किसी ऑफिस का आता है, तो अगर पेड़ पौधा रहता है तो उसको इतना अच्छे से डिजाइन किया जाता है कि पेड़ पौधों को काटते भी नहीं और उनका घर भी बन जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जब आप विकास करें तो उसको नेचर को ध्यान में रखते हुए करें, नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पे लेखक करें, लेकिन जो हमारे शहर हैं वहाँ पे पर्यावरण को ताक पे रख दिया जाता है और सिर्फ विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो इससे दिक्कत देखने को मिलती है। और जैसे आप देखिए अब दिल्ली और मुंबई में देखने को मिल भी रही है, और लगभग हर शहर में अलग अलग तरीके से लेकिन दिक्कत देखने को मिलती है। कहीं पे बाढ़ की दिक्कत, कहीं पे सूखा की दिक्कत, कहीं पे वायु प्रदूषण की दिक्कत, तो कहीं पे शोर की दिक्कत, कहीं पे कोई और दिक्कत, तो ये देखने को मिलती है। बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में बदलाव और रियल एस्टेट डेवलपर्स को खुली जगह सौंपने का मामला जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है। पूरे देश में पुनर्विकास के परिणाम स्वरूप प्रदूषण हुआ है। किसी शहर की पारिस्थितिकी पहली क्षति में से एक है, और किसी शहर के भीतर शायद ही कोई सार्थक वनीकरण होता हो। शहर से 50 किलोमीटर दूर पेड़ लगाने से शहर में प्रदूषण कम करने में मदद नहीं मिलती है। तो राइटर का ये कहना है कि अगर आप शहर से 50 किलोमीटर दूर लगा रहे हैं जाकर के वन, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका शहर है वहाँ पे इसका फायदा मिलेगा। देखिए, वैश्विक स्तर पर तो इसका फायदा मिलेगा ही, पर्यावरण से निपटने में हमें इसका फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन जो आपका शहर है उसके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्रभावशाली काम नहीं करेगा। उसके अलावा बात करें जो शासन व्यवस्था उसको मजबूत करें, गवर्नेंस को मजबूत करें, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, और इसके लिए मानक प्रक्रियाएं लाएं, इसके लिए कानून लाएं, इसके लिए बाकी सारी चीजें करें, जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, और जो उद्योग हो गए, जो निजी वाहन वाले हो गए, या जो भी प्रदूषण करता है उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। ये सारी चीजें यहाँ पे है।
अब देखिए ये आर्टिकल फिर से चर्चा में, यही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन रोज रोज मैं आपको दिखाता नहीं कि ये आर्टिकल आया वो आर्टिकल आया, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं यार। ये आर्टिकल फिर से आ रहा है, वही चीज़, इंडियन वेटरन्स इन कतर, यानी कि कतर वाला जो मुद्दा चल रहा था उसी के बारे में फिर से आर्टिकल है। तो आप बताइए उसमें क्या क्या ही डिस्कस कर लें हम। इंडिया और कतर का क्या रिलेशन रहा है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और अभी कल इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। उसके अलावा मेंस के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने आपको दिया ही था। और ये क्या मुद्दा था कि 8 जो एक्स नेवी ऑफिसर है उनको सजा दी गई थी, ये मुद्दा भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो उसमें बचा क्या था डिस्कस करने के लिए, फिर भी आ गया आर्टिकल चर्चा में। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो कंपनी थी, जैसे ही हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर पकड़े गए, तुरंत कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया वहां से, और ये कंपनी ने अपना कारोबार समेट के सारी चीजें खत्म कर दी, यहाँ तक कि इसने अपनी वेबसाइट तक निष्क्रिय कर दी, अपनी वेबसाइट डिसएक्टिवेट कर दी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, कंपनी ने अपना काम क्यों बंद कर दिया? चलिए मान लीजिए कि किसी कंपनी के 8 लोग पकड़े जाते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कंपनी बंद हो जाए। ये 8 लोग इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं थे कि पूरी की पूरी कंपनी बंद पड़ गई। तो इनकी जो राइटर है, इनके कहने का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और जो ये कतर है, ये भी नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में इल्जाम क्या है। कतर हमें ये जानकारी भी नहीं दे रहा कि एक्चुअल में इल्जाम क्या है, सारी चीजें क्या चल रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो इनका ये कहने का मतलब है कि मुझे ये नहीं लगता कि जो हमारे एक्स नेवी अफसर हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। इनका ये कहना है कि हमें फिर से इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, कतर के साथ बातचीत करनी चाहिए, कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए, और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या मुद्दा चला है और किस नाते इनको ये सजा दी गई है। और जो वहाँ पे महामहिम है भैया, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि आप माफ कर सकते हैं आप, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो राजा होता है ना, सुल्तान जो होता है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं तो किसी को माफ कर सकते हैं। तो राइटर का कहने का मतलब ये है कि आप उसके मिलिए, और जो कतर है उसके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो हो सकता है कि वो मान जाए, और उसको मनाने की कोशिश कीजिए, और बिना शर्त मनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो ये है जो इसराइल और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे जो फिलिस्तीन है, हमने इसका सपोर्ट खुल के नहीं किया है कि हाँ फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है या ऐसा हुआ, हमने अब्सटेन कर दिया था। और अब्सटेन करने का मतलब ये था कि इनडायरेक्टली हमने इसराइल को सपोर्ट किया था। और आप देखेंगे जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो भी अरब कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो इस नाते कतर जो है वो भी हमसे थोड़ा सा नाराज हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये जो मुद्दा है वो संवेदनशील मुद्दा है, इसको बहुत नॉर्मली, बहुत हल्के हाथ से डील करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको बचाया जा सके। और बाकी वही सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे मुद्दा चला था। ये ओमान की कंपनी थी। अब वनडे एग्जाम में तो यार यहाँ तक पूछता ना कि कंपनी कहाँ की थी। मुझे तो एक क्वेश्चन कोई किसी लड़के ने भेजा था कि सर ये देखिए, अभी ये पूछा था कि जो नेपाल में कोई दुर्घटना हुई थी विमान की, वो कौन से कंपनी का विमान था, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। मुझे लगा यार ये सब वनडे एग्जाम वाले ही कर सकते हैं, यूपीएससी वाले कभी नहीं करेंगे ऐसी हरकतें। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। बस बाकी यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। ये आपकी समझ विकसित कर सकती है कि एक अलग तरीके से आप देख सकते हैं, इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जो ये मुद्दा चल रहा था 8 एक्स नेवी अफसर को जो सजा दी गई, तो उसके लिए एक स्टोरी के तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो छूट गया, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं उसको फिर से कवर कर लूंगा। देखिए वही सारी बातें की जा रहा है। सबसे धनी देशों में से एक है कतर, और फिर कतर साम्राज्य का पारंपरिक रूप से भारत के साथ मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। तो ये सारी चीजें तो हमने उसी दिन डिस्कस कर ली थी कि कैसे कैसे चल रहा है। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भारत कतर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा गया था। हालांकि असंगत समाधानों और भारतीय पक्ष द्वारा अपने पैर पीछे खींचने के कारण संभवतः निजी उद्यमों को कमियां भरनी पड़ी। यानी कि जब भारत ने क्या किया कि कतर में, जैसे आप देखें कतर हो गया और ये जो भी मिडिल ईस्ट की कंपनी, यहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थिरता रहती है। तो जब भारत वहाँ पे काम कर रहा था, तो एक बार वार वगैरह होती है, तो वहाँ पे भारत ने अपनी धीरे धीरे गतिविधियां कम कर दी। तो फिर क्या हुआ, जब गतिविधियां कम कर दी तो निजी कंपनियां आने लगी, और निजी कंपनी वही एक थी जिसके तहत हमारे जो अफसर थे वो काम कर रहे थे। उसका नाम भी आपको यहाँ पे दिया गया, देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के तहत काम कर रही थी, कंपनी का नाम है। बाकी ये सारे कैसे कैसे वो चला था पूरा। और यहाँ पे आप देखते हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी का नाम लिया गया है, जो यहाँ पे थे 8 लोगों में से एक हैं। बाकी वही सारी स्टोरी आपको बताई गई जो स्टोरी हमने पहले डिस्कस कर रखी है। अब फिर से वो पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, फिर से इंडिया और कतर का रिलेशन डिस्कस करूं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। फालतू में आर्टिकल लंबा होगा, वीडियो लंबी होगी। वैसे भी आज एक स्टोरी सुनाने में वीडियो लंबी हो ही चुकी है। ये बाकी पूरी स्टोरी दी गई यार एक तरीके से। आप उसको, आपके यूपीएससी के एग्जाम से कोई बहुत ज्यादा इसका लेना देना नहीं है। जिसका लेना देना था आपके यूपीएससी एग्जाम से, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब फिर से वो इसी चीज को डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बताया है कि जब से तालिबान शासन कर रहा है अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो अफीम की खेती है और जो नशा करने वाली चीजों की खेती है, तो उसमें 95% तक की कमी आ गई। इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि तालिबान कहता है, ये तथाकथित रूप से ही है, क्योंकि अगर एक्चुअल में मानता तो ऐसा नहीं होता। ये कहता है कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करेंगे, इस्लाम के कानून के अकॉर्डिंग शासन करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि इस्लाम में नशा हराम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। और उसके, और शायद मेरे ख्याल से सारे धर्मों में ये कहा जाता है कमोबेश। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि तालिबान का ये कहना है कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करते हैं, इसलिए हम ये जो अफीम है और इस तरीके की जो खेती है उसको कम करेंगे। इसके इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो अब देखेंगे कि जो हमारा
पोक वाला एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये वाला एरिया हमारा अफगानिस्तान को टच करता है। और अफगानिस्तान में अगर अफीम की खेती होती है तो जाहिर सी बात है कि वो बेचेंगे कहाँ पे उनके यहाँ पे खाएगा कौन, क्योंकि उनके पास तो इतना भी पैसा नहीं कि खाना पीना खा सके। पाकिस्तान को बेचेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांग रहा है, हमसे मांग रहा है, चाइना से मांग रहा है, तो बेचेंगे कहाँ पे, तो ये भारत को ही बेचेंगे। और जब भारत के पास आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके युवा नशा करेंगे, और जब इसके युवा नशा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश खराब होगा, तो वो हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे अफीम की खेती बहुत कम हो गई है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं रसिया के एक मिसाइल है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बुलावा। तो ये नाम आप याद रखिए कि बुलावा का टेस्ट हाल ही में किसने किया है, रसिया के द्वारा किया गया है। ये क्या है, तो ये न्यूक्लियर सक्षम है, यानी कि परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, और इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकते हैं, जैसे एशिया से अफ्रीका में मान लीजिए, या फिर यूरोप में मान लीजिए, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में ये सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु सक्षम मिसाइल है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है जो झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, किसकी हुई थी? तो आप हाथ में देख सकते हैं कि कौन सा गेम है ये, है ना और यहाँ पे लिखा भी है हॉकी, तो ये हॉकी का गेम था, ये झारखंड में हो रही थी। और ये क्या था, तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसमें भारत ने जापान को हरा दिया और 4-0 से हराया, यानी कि चारों का चारों गोल किसने किया, भारत ने किया। तो गोल नहीं कहेंगे क्योंकि हॉकी का गेम है वो कभी कभी निकल जाता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि भारत की जो महिला टीम है हॉकी की, इसने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया है 4-0 से, और ये 2016 के बाद भारत की महिला टीम की दूसरी जीत है। तो ये आपको याद रखना है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया था, जापान को हराया था। कई बार आपसे उपविजेता पूछ लेता है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने, जीतने वाला कौन है, भारत है, हराने वाला कौन है, तो हारने वाला कौन है, ये जापान है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जो भैया इंटरेस्टेड होंगे क्रिकेट में उनके बारे में बता देता हूँ। ये सिकंदर रजा है, ये जिम्बाब्वे के T20 के कप्तान नियुक्त किए गए हैं। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, किसी काम का नहीं है ये, बल्कि ये थोड़ा बहुत काम का है। ये आपसे वनडे एग्जाम में या फिर वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इसको लेकर के। यहाँ पे बात करें नोवाक जोकोविच के बारे में। अब यहाँ पे डी से शुरू है, लेकिन तो जोकोविक नहीं पढ़ना, ये जोकोविच कहे जाते हैं, इनका इनका नाम जोकोविच है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7वां पेरिस मास्टर जीत लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी कि पेरिस मास्टर, किसने जीता है 7वां पेरिस मास्टर, ये इनके कैरियर का 7वां है, ये पेरिस मास्टर इन्होंने जीत लिया है, किसने, नोवाक जोकोविच ने। तो इसका नाम याद रखना है। यहाँ पे बात करिए बालाजी, इन्होंने किसके साथ मिलकर के जीता है, तो इन्होंने बालाजी ने आंद्रे बेगेमैन के साथ मिलकर के जीता है। आंद्रे बेगेमैन कहाँ के, तो ये जर्मनी के हैं। तो यहाँ पे ये युगल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या जीता है, कौन से गेम में इन्होंने खिताब जीता है, तो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। बात करें स्माइलिंग चैलेंजर के बारे में, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्माइलिंग चैलेंजर किसने जीता है, तो बालाजी ने किसके साथ मिलकर के जीता है, आंद्रे बेगमैन के साथ मिलकर के जीता है। ये युगल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में 6 नवंबर 2023 को, यानी कि आज को, DSIR-CRTDH कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। तो आज किया जाएगा। बाकी इसके बारे में जानकारी देखिए, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया गया, तो MSME के क्षेत्र के ऊपर फोकस किया गया, इसको आगे लाने के लिए फोकस किया गया। अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक दो न्यूज और है, नहीं तो मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन करता, इसको बताता, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों पढ़ लेना। ये है एक और पॉइंट, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात करें रक्षा मंत्री ने क्या किया, तो जो महिला सैनिक है, अब वो चाहे एयरफोर्स की होगी, चाहे नेवी की होगी, चाहे आर्मी की होगी, इन सब के लिए जो भी एक तो पहले क्या था ना कि जो पहले अधिकारी थे सिर्फ उन्हीं को मातृत्व वाली छुट्टी मिलती थी, यानी कि अगर माँ बनती है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी छुट्टी इनको मिल जाती थी, या फिर चाइल्ड केयर के लिए इनको छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन अब क्या किया गया हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा, तो चाहे वो कांस्टेबल की पोस्ट पर हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, मतलब अब कोई भी महिला है तो उसको छुट्टी मिल जाएगी, किसके लिए, तो जो मातृत्व सुरक्षा उसके लिए, यानी कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके लिए, और फिर अपने बच्चे की देखभाल के लिए तो उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है। एक तो ये समानता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, और ये दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि अब चाहे जिस पोस्ट पर हो तो सारे महिलाओं को ये अधिकार मिल गया। अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है। यहाँ पे बात करिए भारतीय नौसेना की परियोजना 15B युद्धपोत सूरत का अनावरण समारोह। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को आज के दिन सूरत में आयोजित एक समारोह में किया जाएगा। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मिल जा रहा है कि जो नौसेना के प्रमुख कौन है, तो ये है एडमिरल आर हरि कुमार। बात करें कि रक्षा मंत्री जी ने इसको कहाँ पे लॉन्च किया था, तो 17 मार्च 2022 को मुंबई में लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं यूपीएससी की दृष्टि से, बस आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो समाजगत बदलाव है इसको लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सहायता करने के लिए कलर्स ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। तो अब वनडे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने किसके साथ समझौता किया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कलर्स का। और अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे किसके बारे में पूछेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पूछेगा। अभी एक बार फिर से चर्चा में आएगा
क्यों चर्चा में आएगा? तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ती है, यानी कि उसको समानता की तरफ बढ़ती है, लिंग समानता की तरफ। तो इसके बारे में कोई ना कोई एडिटोरियल आएगा ही, तो उस दिन हम डिटेल्स में जान लेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी बता देता हूँ। जैसे इसको किस लिए लागू किया गया था, तो आप देखेंगे जो भ्रूण होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो बेटी बनने वाली है पैदा होकर के, तो इस नाते उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसको रोकने के लिए, यानी कि जो भ्रूण हत्या होती है, जो यहाँ पे लिंग चयनात्मक आप कह सकते हैं, जो सेक्स सिलेक्टिव होता है कि लड़का है तो इसको रख लिया जाएगा, लड़के तो इसको मार दिया जाएगा, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, उसको रोकने के लिए इसको जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। और इसमें 3 मंत्रालय मिलकर के काम कर रहे हैं। अब ये 3 मंत्रालय कौन-कौन से हैं, अगर उसके बारे में बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है, लड़कियों के बारे में बात करें तो पहले आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा कौन-सा होगा तो ये होगा स्वास्थ्य मंत्रालय, और तीसरा मंत्रालय कौन-सा, तो ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय के संयुक्त पहले, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये यही योजना है, मतलब इसके बारे में एक ये आया था, कभी एक न्यूज़ आई थी कि इस योजना को लागू करने के लिए जो पैसा दिया गया था ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, दिमाग से स्लिप कर रहा है। तो उसमें एक ये बताया गया था कि जो मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए इस योजना के लिए, तो इसमें से 900 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया था, इसको प्रचार करने के ऊपर खर्चा कर दिया था। मतलब जितना पैसा इसको दिया गया था ना, उसका अधिकांश पैसा इन्होंने सिर्फ प्रचार करने में ही खर्चा कर दिया था। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं, इसको आप लोग नोट मत करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? एग्जैक्ट डेटा अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इंपॉर्टेंट है कि इसको जितना इसका पैसा दिया गया था, वो मैक्सिमम इन लोगों ने कहाँ पे यूज किया था, प्रचार के लिए यूज कर लिया था। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। अगर इसके बारे में एडिटोरियल आएगा तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से देख लेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, कैसे है। ये इंपॉर्टेंट है। बात करें ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक कल आईआईटी गांधीनगर में हो आयोजित होगी। तो पहली बैठक है, और जहाँ पे भी पहला पहली पहले लग जाता है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता है ना। ये चीज़ मैं इतना बार बोल चुका हूँ, आपको लगता है कि सर क्या फालतू में वही बोलते हैं, हमें याद हो चुका है कि जहाँ पे पहला पहली पहले लग जाओ इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद है हमें, फालतू बार बार मत बोला करिए इसको, ठीक है। अब क्योंकि आज द हिंदू मुझे थोड़ा-सा लेट से मिला था, तो ये वीडियो भी थोड़ी लेट होगी, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी। ये वीडियो बहुत होगा तो 10 से 15 मिनट लेट होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा भाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार, द हिंदू वालों का कोई भरोसा ही नहीं है। कभी वो 4:30 बजे पेपर अपलोड कर देंगे, कभी 5 बजे के बाद अपलोड करेंगे, तो मैं क्या करूँ आप बताओ? मेरी इसमें क्या गलती है? अगर 5 बजे के बाद वो पेपर अपलोड करते हैं, तो पहले मुझे भी पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बारे में देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड भी करना। और ये देखिए वीडियो भी लगभग 1 घंटे के आस-पास हो जा रही है, 50 मिनट से ज़्यादा हो गई है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि रिकॉर्डिंग करने में भी टाइम जाता है, तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। जब टाइम पे आ जाती है पीडीएफ मेरे पास न्यूज़ की, तो फिर मैं आपको उसको टाइम से बना के अपलोड भी कर देता हूँ। जब लेट हो जाती है तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ। तो उसके लिए माफ़ करिएगा दोस्तों। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएँ आहत हुई हों, मेरी वजह से किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आईएसएडू।